विद्यार्थियों, आज हम प्रक्रिया भाग के अंतर्गत अतिष्ठिपत रूप स्था धातु से जो लुंग लकार में रूप बनता है अतिष्ठिपत, इसके रूप की सिद्धि किस प्रकार से होगी यह हम आज इस अंक में देखेंगे। सर्वप्रथम अतिष्ठिपत रूप को सिद्ध करने से पहले इससे संबंधित जो दो सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे इसकी सिद्धि के समय, अतिष्ठिपत रूप को सिद्ध करते समय पहले उन सूत्रों की व्याख्या हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तिष्ठते रित सूत्र आएगा। तिष्ठते रित सूत्र कहता है चंग परक णी परे हो तो, चंग परक णी परे हो तो, चंग परक णी यानी चंग जिसके परे है ऐसा णी परे हो तो, स्था धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। चंग परकणी परे हो तो स्था धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है, यानी ऐसी स्था धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाएगा यदि चंग परकणी परे हो तो। यह सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र को जब हम सिद्धि के समय प्रयुक्त करेंगे तो वहाँ हम इसको भली भांति और अच्छे से समझेंगे। अभी हम सूत्र का अर्थ देख रहे हैं कि चंग परक णी परे हो तो स्था धातु की उपधा को आप क्या कर दीजिए, ह्रस्व इकार आदेश कर दीजिए। अब उपधा क्या है? अलो अद्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा संज्ञक कहलाता है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से ठीक पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अल किसको, अल का मतलब क्या है? सारे स्वर और सारे व्यंजन अल के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि हम माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो समझ जाएंगे। माहेश्वर सूत्र हमारा प्रारंभ होता है ईउण रील रिके एवंग, और अंत जो होता है उसका जो अंत होता है खफ चटत चटतव कपय शश सर हल, तो अंत में क्या आता है ल, और प्रारंभ किससे होता है अयुण। तो अल में सारे स्वर और सारे व्यंजनों का प्रयोग होता है। उपधा है अलो अंत्यात, अंतिम अल, अंतिम अल यानी अंतिम स्वर या अंतिम व्यंजन से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि उपधा क्या है तो आप बताएंगे अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम स्वर या अंतिम व्यंजन से ठीक पूर्व वाला वर्ण जो है वो उपधा कहलाता है। उसका नाम हमने क्या कर दिया, उपधा। तो उपधा के स्थान पर, स्था धातु की उपधा के स्थान पर क्या कर रहा है ये, ह्रस्व इकार आदेश कर रहा है। कब कर रहा है? चंग परक णी, ऐसा णी जो चंग परक है, ऐसी णी परे हो तो स्था की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाएगा। यह तिष्ठते रित सूत्र की व्याख्या है। अब सूत्र प्रयुक्त जो होगा शर पूर्वाह खय। सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि व्याकरण का अध्ययन करने से पूर्व हमें माहेश्वर सूत्र कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी हम व्याकरण अच्छी प्रकार से भली भांति समझ पाएंगे। माहेश्वर सूत्र कंठस्थ होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए अच माने क्या है, अल माने क्या है, हल माने क्या है, झश माने क्या है, जश मतलब क्या है। यह हम तभी समझ पाएंगे जब हमें माहेश्वर सूत्र अच्छी प्रकार से, माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होगा। जैसे शर पूर्वाहक है, सूत्र कह रहा है अभ्यास के शर हैं पूर्व में जिनके, ऐसे खय वर्ण ही शेष रहते हैं। अभ्यास के
शर हैं पूर्व में जिनके। अभ्यास के शर हैं पूर्व में जिनके। अब शर में हम देखेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब हमें ध्यान आएगा कि शर में क्या आता है। तो अभ्यास के शर हैं पूर्व में जिनके, ऐसे क्षय वर्ण ही शेष रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में रहने पर क्षय ही शेष रहते हैं, अन्य हलों का लोप हो जाता है। शर पूर्वा क्षय, शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में रहने पर क्षय ही शेष रहते हैं, अन्य हलों का लोप हो जाता है। माहेश्वर सूत्रम बोले अयुण रील के एउंग एउच ह य वरट हय वरट लण। तो हम जब देखेंगे शर में कौन से शर प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? हम जब शर प्रत्याहार आएगा हमारा अयुण रील के एउंग एउच हय वरट लण जबय गड दश जब गड दश खफ छटत चटतव कपय शश सर। तो शर में तो हम देखेंगे शश सर, और ख में खफ छटत चटत व कप य, यहाँ तक हमारे ख प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। तो सूत्र ये कह रहा है कि शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में रहने पर, यदि शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में है तो क्षय ही शेष रहते हैं, अन्य वर्णों का, अन्य हलों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब सिद्धि करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में रहने पर क्षय ही शेष रहते हैं और अन्य हलों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो सीधी स्पष्ट सी बात यह है कि शर प्रत्याहार का वर्ण यदि पूर्व में है तो उनमें से क्षय ही शेष रहेंगे। क्षय प्रत्याहार में जो वर्ण आ रहे हैं वही शेष रहेंगे, अन्य हलों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब हमें रूप बनाना है अतिष्ठिपत। प्रक्रिया सबसे पहले वही रहेगी, स्था धातु हेतुमतिच सूत्र से प्रेरणार्थ में निच प्रत्यय, स्था और निच। निच में से मैं बता चुकी हूँ च की इत संज्ञा, ण की चोटू सूत्र से इत संज्ञा, अनुबंध लोप होने पर क्या शेष रहेगा? ई, स्था और ई। स्था धातु आकारांत है, ये स्थाप्यति रूप हमने सिद्ध किया था तब आपको बताया था, इसलिए अर्ति रि ली री नुईम शमय्यताम पुगणौ सूत्र से हम पुक का आगम करेंगे। स्था पुक और ई, पुक में से क्या शेष रहेगा? प, स्था प और ई मिला देंगे क्या हो जाएगा? स्थापी। अब सनाध्यंता धात्वा से धातु संज्ञा हम करेंगे, क्योंकि स्थापी के रूप बनाने हैं, स्थापी को धातु बनानी पड़ेगी। धातु किससे बनाएंगे? जैसे भाव्यति में धातु बनाई थी सनाध्यंता धात्वा से, इसलिए यहाँ पर भी सनाध्यंता धात्वा से हमने इसकी धातु संज्ञा कर देंगे। अब हमें लुंग लकार का प्रयोग करना है। अतिष्ठित रूप लुंग लकार का है, इसलिए हम यहाँ पर लुंग सूत्र से, जैसे हम वर्तमान लट से लट लकार किया था, यहाँ पर लुंग से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार का प्रयोग करेंगे। स्थापी और लुंग, लुंग में से अनुबंध लोप होने पर क्या शेष रहेगा? ल, स्थापी और ल। अब भूतकाल, क्योंकि ये लुंग लकार का रूप है, इसलिए लुंग लंग लृंग शुअट उदात्त से लुंग लकार परे होने पर अट का आगम हो जाएगा। वो अट, स्थापी और ल। अट में से ट की संज्ञा होकर क्या शेष रहेगा? अ, स्थापी और ल। अब तिप तस्जी से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा? तिप। अस्थापी और तिप, तिप में से क्या बचेगा? पकीत संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ लुंग लकार का रूप है, इसलिए लुंग लकार है, इसलिए इतश्च सूत्र से यहाँ ती का जो अंतिम ई है इसका भी लोप हो जाएगा। अस्थापी और
त, टिपने से प की हलंत्यम से संज्ञा, और इतश्च सूत्र से इकार का लोप। इतश्च सूत्र क्या कहता है? गित प्रत्ययों के अंतिम इकार का लोप हो जाता है। गित प्रत्यय जो है उसके अंतिम इकार का, गित प्रत्यय के अंतिम इकार का लोप हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ लुंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं, लुंग में ग की संज्ञा की है हमने हलंत्यम से, तो गित लकार है। तो गुत लकार होने के कारण यहाँ पे तिप का जो इकार है उसका इतश्च से लोप हो जाएगा, क्योंकि इतश्च सूत्र केवल गित लकारों में इकार का क्या करता है? लोप करता है। इसलिए लट लकार में इकार का लोप नहीं होता है, क्योंकि लट लकार टित है, ट कित संज्ञा हुई है इसलिए वो टित है, और लुंग में ग कित संज्ञा हुई है इसलिए कौन सा है? गित लकार है। इसलिए यहाँ तश्च से इकार का लोप हो जाएगा, अस्थापी और त। अब त्रिलुंगी सूत्र से लुंग लकार परे होने पर चिली प्रत्यय होता है, अस्थापी चिली और त। चिली सिच सूत्र से यहाँ पर चिली के स्थान पर सिच प्राप्त था, किंतु णी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग सूत्र से चिली के स्थान पर यहाँ पर चंग आदेश होगा, अस्थापी चंग और त। चंग में से ग की हलंत्यम से संज्ञा, च की चुटु सूत्र से संज्ञा होकर अशेष रहेगा, अस्थापी और त। अब सूत्र प्रयुक्त होगा यहाँ पर तिष्ठ तेरित। तिष्ठ तेरित सूत्र क्या कहता है कि चंग परक णी परे हो तो स्था धातु की उपधा के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रस्विकार आदेश हो जाता है। चंग परक णी परे हो तो। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने रूप बनाया अस्थापी और त। यहाँ पर स्थापी में जो णी है, स्थापी में निच प्रत्यय कहे तो णी है, जो णी है इससे परे चंग का अकार बचा हुआ है। चंग में से यह बचा है, तो चंग परक णी यहाँ पर परे है, चंग परक णी परे है। ऐसी स्था धातु जिस चंग परक णी परे हो तो स्था धातु की उपधा के स्थान पर क्या हो जाता है? ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। तो स्था धातु है, इसमें णी परे है और उससे परे भी क्या है? चंग है। इसलिए स्था धातु की जो उपधा है, उपधा क्या है? स्था धातु की उपधा जो है, उपधा जो आ है, उपधा क्या है? जो आ है, उस आ को ई आदेश हो जाएगा, उपधा को इकार आदेश हो जाएगा। तो उपधा को जब इकार आदेश हो जाएगा तो हमारा रूप यहाँ पर जो रूप है हमारा, वह उपधा को रस्विकार आदेश होकर हमारा रूप बनेगा अस्थपी और त। जब यहाँ रूप बन जाएगा हमारा अस्थपी और त, ऋणीटी सूत्र से स्थपी में जो णी का ई है इसका लोप हो जाएगा और रूप बन जाएगा अस्थिप और त। चंगी सूत्र से चंग परे होने पर, चंग का जो ए है परे होने पर अनभ्यास धातु को द्वित्व हो जाएगा, यानी जो स्थिप है इसको द्वित्व हो जाएगा, अस्थिप स्थिप और त। अब जो ये द्वित्व वाला रूप बनेगा इसके पश्चात शर पूर्वाक्षय आदि सूत्रों को लगाकर हमारा अतिष्ठिपत रूप निष्पन्न होगा। पर यह व्याख्या भी लंबी है, इस व्याख्या को हम पुनः अगले अंक में बहुत अच्छे से समझेंगे। अतिष्ठिपत रूप की सिद्धि हम पुनः अच्छी प्रकार से अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।